जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम आप बहुत दिन बाद आपके बीच में फिर से लाइव आए हैं और इस लाइव आने का मेरा मेन रीज़न यह है कि हम आप लोगों के बीच में कुछ नए नए थॉट्स लेकर आते हैं। आइए विचार करते हैं इन थॉट्सों के बीच में और सुपर 30 का आगाज़ करते हैं BPSC के लिए। पहला प्रश्न जो आता है वो है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती हैं? तो आप सब लोग जानते हैं, क्या समदाबीय कहलाती हैं, या सम अवयवी कहलाती हैं, या सम न्यूट्रॉनिक कहलाती हैं, या समस्थानिक कहलाती हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या नाभिकीय संलयन कहलाती है, क्या नाभिकीय द्रव्यमान क्षति कहलाती है, या नाभिकीय विखंडन कहलाती है, या रेडियो एक्टिवता कहलाती है, रेडियो एक्टिव विघटन कहलाती है? तो एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे जो हल्के छोटे नाभिकों में टूटना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? क्या नाभिकीय संलयन, फ्लेमिंग का नियम, या नाभिकीय विखंडन, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव? तो नाभिकीय परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन काम करता है। क्या काम करता है? नाभिकीय विखंडन काम करता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न को चलते हैं और सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से BPSC में आए भी प्रश्न हैं। पूछ रहा है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विखंडन, या इन सभी में? तो आप सबको पता है नाभिकीय जो परमाणु बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। अगला पूछ रहा है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था आइंस्टीन के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, या फर्मी के द्वारा? तो सबसे पहले अगर कोई नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था तो वो फर्मी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? फर्मी के द्वारा बनाया गया था। आइए देर ना करते हुए अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है क्या नाभिकीय संलयन पर, क्या नाभिकीय विखंडन पर, या दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप सबको पता है परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर आधारित युक्ति है। अगला प्रश्न देर ना करते हुए और सुपर इम्पॉर्टेंट जो BPSC में छपे ही प्रश्न हैं, अधिक से अधिक BPSC में छपे हुए हैं। कह रहा है, प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती थी क्या? के आर्गन क्रिप्टॉन और आर्गन विधि से, या रेडान सिलिकॉन से, या कार्बन 14 से, या यूरेनियम लेड विधि द्वारा? तो प्राचीन में सेल समूह जो नापा जाता था वो आर्गन और क्रिप्टॉन विधि द्वारा नापा जाता है। ये BPSC 1994 में आए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है? अल्फा करण, गामा करण, बीटा करण, उपरोक्त सभी? तो रेडियो एक्टिवता जो होती है उसमें तीनों की तीनों किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो सुपर इम्पॉर्टेंट है, 1995 BPSC में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है और जवाब दीजिएगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, या अवकरण अभिक्रिया द्वारा? तो आप सब लोग जानते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा सूर्य पर क्या निकलता है? सूर्य ऊर्जा का निर्माण करता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा निर्माण करता है। ये BPSC 1998 में आया प्रश्न है। आइए देर ना करते हुए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की जो सुपर 30 का बहुत अच्छे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? क्या एक्स किरण में, अल्फा किरण में, बीटा किरण में, गामा किरण में? तो किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नाभिकीय रिएक्टर एवं परमाणु बम में क्या अंतर है?
क्या नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखलन अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है? क्या नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखलन अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखलन अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती? अगला ऑप्शन है परमाणु, ध्यान दीजिएगा, परमाणु बम में कोई श्रृंखलन अभिक्रिया नहीं होती जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। तो आप लोग जानते हैं ये नाभिकीय रिएक्टर जो प्रक्रिया होती है ये श्रृंखलन की अभिक्रिया को नियंत्रित करता रहता है। ये सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगले प्रश्न जो आए हैं बार बार ये IAS में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पूछा जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य है? क्या कोबाल्ट, निकिल, जर्मेनियम या टंगस्टन? किसका निर्माण बहुत अच्छा है? तो आप जानते हो नाभिकीय रिएक्टर में सबसे ज़्यादा जर्मेनियम की आवश्यकता होती है, अनिवार्य तत्व के रूप में होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है अल्फा कण की 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इस द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। क्या दो प्रोटॉनों के या हीलियम के परमाणु के बराबर, या 2 पॉजिट्रॉन या 2 न्यूट्रॉन के बराबर, या 2 प्रोटॉन, क्योंकि प्रत्येक प्रोटॉन पे केवल धनात्मक आवेश होता है। तो इसका सीधा सीधा है अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ये IAS में पूछा गया प्रश्न है, सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है और आज का लाजवाब प्रश्न IAS का एक और प्रश्न है जो बहुत अच्छा प्रश्न माना जाएगा। कह रहा है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा कण या बीटा किरणें या गामा किरणें या एक्स किरणें। तो कौन सा उत्पन्न करता है? तो गामा किरणें उत्पन्न करती है। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप जानते हो अब कोबाल्ट आमतौर पर विकिरण चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को बात करते हैं जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यहीं से BPSC और FSSC में पूछे गए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। BPSC में आइए देर ना करते हुए इनकी बातों को समझते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए, क्योंकि वीडियो तभी बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है जब आप उसमें कॉपरेट करते हैं। तो अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन, सुपर 30 का 15 क्वेश्चन हो चुका, 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? क्या भारी जल, क्या ग्रेफाइट, क्या कैडमियम या बोरॉन या एल्युमिनियम? तो आप सब लोग को पता है कैडमियम या बोरान प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कैडमियम या बोरान प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? कि एक्स किरणों के उत्पादन में, या नाभिकीय विखंडन में, या ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, या परमाणु त्वरण में? तो आप सबको पता है किस में होती है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। ठीक है। अगला प्रश्न है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्या रेडियो धार्मिकता की, या ऊष्मा की, या तापक्रम की, या ऊर्जा का? तो ये क्यूरी किसका मात्रक है? तो आपको पता है रेडियो एक्टिव धार्मिकता का मात्रक है क्यूरी। अगला प्रश्न आता है और चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बहुत अच्छी जगह आए हुए प्रश्न हैं। कह रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, या नियंत्रित विखंडन द्वारा, या अनियंत्रित विखंडन द्वारा? तो आप जानते हैं नियंत्रित विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है आज का सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न। कह रहा है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? पहला ऑप्शन है संलयन नाभिकीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है। दूसरा ऑप्शन संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन संलयन में काफ़ी ऊर्जा पैदा होती है। अगला ऑप्शन संलयन प्रक्रिया धूप में होती है। अगला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। आप सब लोग जानते हैं इसको क्या होता है, संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, इसका एक रीज़न है। ठीक है, इसलिए अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ज़रा बताइएगा
कह रहा है कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, रेडियो कार्बन डेटिंग डॉट 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 की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ग्रहों की, जीवाश्मों की, शिशुओं की और चट्टानों की। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किसी भी तत्व का या जीवाश्मों को जो गड़े होते हैं उनकी हम क्या करते हैं या आयु ज्ञात करने का में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है परमाणु रिएक्टर क्या है। क्या परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल है, भारी जल का तालाब है, या यूरेनियम का उत्सर्जक है, या आणविक भट्ठी है। तो आप सबको पता है ये भारी जल का क्या है का तालाब माना जाता है। परमाणु रिएक्टर भारी जल का तालाब माना जाता है। अगला प्रश्न है सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? क्या कार्बन डेटिंग द्वारा, या जैव तकनीकी विधि द्वारा, या जैविक घड़ी विधि द्वारा, या यूरेनियम विधि द्वारा? तो अगर आप जानते हो तो आप सब लोग जानते हो यूरेनियम की विधि द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम की विधि द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और आज का सबसे सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट लाजवाब है। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन ए, आर्टेज रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होती। पहला चीज़ है। दूसरा कारण क्या था? उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, ये बात थी। तो आप जानते हो दोनों के दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो है इसका सही कारण था। उसके मन में ये चीज़ बैठ गई थी कि ये एकदम सही है, इसलिए इसमें आप सही माना जाएगा। ये बात दोनों के दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न पूछा जाता है और आज के अंतिम स्लाइड की ओर चलते हैं, और ये है आज का अंतिम स्लाइड। नहीं मानते हैं अभी, ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इसको पहले दोनों करते हैं। कह रहा है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, आक्सीकरण विधि द्वारा। तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये क्वेश्चन लाजवाब यूपी पीपीसीएस का क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हैं, तो ये पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है कलपक्कम के फास्ट ब्रीटर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल, या गलित सोडियम? तो आप सब लोग जानते हैं रिएक्टर के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके माध्यम से ज़रूर बताएं और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। और ये आज का अंतिम प्रश्न आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन द्वारा, गुरुत्वीय संकोचन द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, या नाभिकीय विखंडन द्वारा? तो जानते हैं सूर्य से प्राप्त करते हैं, अपनी संलयन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, नाभिकीय संलयन से हो जाएगा, और उसी के साथ साथ गुरुत्वीय संकोचन भी हो जाएगा। रासायनिक से नहीं प्राप्त करते, नाभिकीय विखंडन से नहीं प्राप्त करते, तो पहले नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं और गुरुत्वीय संकोचन से प्राप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप लोगों को ये मेरी सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी वीडियो ऐसे ही पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।